हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन ब्लॉग क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 3 दिसंबर 2022। आज का जो मेजर फोकस होने वाला है वो एक तो एडिटोरियल में वी आर गोइंग टू सी अबाउट द नॉर्थ ईस्ट रीजन, हाउ वी कैन कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन विद द ओवरऑल इंडो पैसिफिक रीजन फॉर द डेवलपमेंट and of the region, okay, as a part of Indo-Pacific region. There is an editorial, so we will be looking out at that. Then we will also see some important news from the national and international pages, especially US ने जो कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ग्लोबल टेरर लिस्ट में डाला हुआ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, विच विल बी इम्पोर्टेंट फॉर अस. So let's start with the news. The first is news from Varanasi that learn Tamil books fly off the shelves at Kashi stall. So यहाँ पे there was a stall organized in Banaras Hindu University under Central Institute of Indian Languages, which comes under the Ministry of Education. तो यहाँ पे self learning books available थे in 11 languages under Bhasha Jyoti initiative. Okay, so these books are very successful. This is basically to break the language barrier in the country. And over here, if like the books are those books, or if somebody wants to learn Tamil, so they can buy the books and they can learn the Tamil. Now this initiative, which is the part of Kashi Tamil Connect, okay, is a part of Ek Bharat Shresth Bharat program. Now coming to a state related news, but बहुत ही important है news, that is glacial period coastal red sand dunes. ठीक है, रेड सैंड ड्यून्स. सिटी ऑफ विशाखापट्टनम यहाँ पे है. इट हैज नंबर ऑफ साइट्स विच हैव जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पे एक जो साइट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स. इसको लोकल लैंग्वेज में अर्रा मट्टी दिब्बलू भी कहते हैं, जो 20 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है विशाखापट्टनम से. नाउ दिस साइट which is spread across 20 square kilometer area, it has been already declared as Geo Heritage Site by Geological Survey of India in 2015. And Andhra Pradesh government has listed it under the category of protected sites in 2016. Now अब इस साइट का इम्पोर्टेंस क्या है ये हम पहले देखते हैं. तो जो जियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं that this site needs to be protected because to study the impact of climate change. ओके, क्यों? क्योंकि ये जो एरा मट्टी डिबालू है विच इज कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स, इट रिप्रेजेंट्स बोथ ग्लेशियल एंड वार्मिंग पीरियड्स ऑफ अर्थ. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट साइट जो है ये 18,500 से लेकर 20,000 ईयर्स ओल्ड है एंड इट कैन बी रिलेटेड टू द लास्ट ग्लेशियल पीरियड. उसके बाद ये जो साइट है, ओके, इट नॉर्मली ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलता नहीं है. ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ऐसे साइट्स मिलते नहीं हैं, बट दे आर फाउंड इन 3 एरियाज इन साउथ एशिया, दैट इज टेरी सैंड्स इन तमिलनाडु, एरा मट्टी डिब्बलू इन विशाखापट्टनम, एंड देयर इज वन मोर साइट इन श्रीलंका. उसके बाद अगर आप देखेंगे इसकी यूनिकनेस क्या है इस साइट की. सो द यूनिकनेस ऑफ दिस साइट इज दैट रेड सेडिमेंट्स आर पार्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. मतलब ये अर्थ की सारी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं, दैट हाउ द अर्थ हैज इवॉल्व्ड. सो स्टडीइंग दिस रेड कोस्टल रेड सैंड ड्यून्स गिव्स यू द information about the evolution history of earth, and they represent late quaternary geological age. They have the height of up to 30 meter and they exhibit badland topography, जिसको बीहड़ भी कहते हैं. और यहाँ पे कुछ डिफरेंट जियोमॉर्फिक लैंडफॉर्म्स और फीचर्स मिलते हैं लाइक गलीज, सैंड ड्यून्स, बरीड चैनल्स, बीच रिजेस, पेयर्ड टेरेसेस, वैली इन द वैली, वेव कट टेरेस, थिक पॉइंट एंड वाटरफॉल्स. Coming to G20 once again, so the government of India, it has launched its G20 presidency on December 1st, and 100 monuments from Kashmir to Kanyakumari, they were lit up with India's G20 logo symbolizing the motto. Now this motto is important, that is Vasudhaiva Kutumbakam. Now Vasudhaiva Kutumbakam, it means one earth, one family, one future. Now if you will just see that the focus, one earth, one family, one future, वासुदेव कुटुंबकम, ये जो लिया गया है महाउपनिषद से. नाउ दिस ऑल्सो इज वेरी रेलिवेंट इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड. ठीक है, सो वन अर्थ मीन्स इट सिग्निफाइज वन अर्थ, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक थीम भी था, ओनली वन अर्थ. वन फैमिली मीन्स वी ऑल आर वन फैमिली. एक तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस का वॉर चल रहा है विच हैज डिवाइडेड द होल वर्ल्ड. तो उसको एक ब्रिज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड,
ओके, देयर इज अ फोकस ऑन वन फैमिली एंड गिविंग होप फॉर आवर फ्यूचर। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इंडिया ने प्लान किया है 200 G20 मीटिंग्स अक्रॉस इंडिया एंड दे विल बी ब्रिंगिंग अप P5 कंट्रीज। तो फ्रेंड्स, ये P5 कंट्रीज क्या होती हैं? दिस P5 दे आर आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट फाइव। So permanent five matlab these are five permanent members of United Nations Security Councils. These five permanent members are USA, UK, France, रशिया, चाइना। ओके, अब जो लास्ट G20 समिट हुआ था वो हम जानते हैं कि इंडोनेशिया में हुआ था। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है जोको विदोदो। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हेल्ड मीन्स 2023 में इट विल बी हेल्ड इन इंडिया एंड आफ्टर दैट इट विल बी हेल्ड इन ब्राज़ील। So together, past president, present president and future president, they make up ट्रॉइका। इसको कहते हैं G20 ट्रॉइका, ठीक है ना। तो G20 ट्रॉइका हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे दैट फोकस क्या होगा G20 एजेंडा का, तो डेफिनेटली काउंटर टेररिज्म, सप्लाई चेन डिसरप्शन एंड ग्लोबल यूनिटी, दीज आर गोइंग टू बी द फोकस। नाउ चैलेंजेस भी हैं लाइक रशियन वॉर इन यूक्रेन, वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन एनर्जी, ओके, economic downturns, pandemic worries, and climate change issues, okay, which are testing the foundations of globalization. Now, the next is connecting India's east with the Indo-Pacific. So यहाँ पे जो बात हो रही है वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन का, ठीक है। दैट नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट किया जाए एक लार्जर पैराडाइम में, दैट इज इंडो पैसिफिक। इसका मतलब क्या है? that we are looking at different types of integration of northeast region with ASEAN countries. So geographical integration, cultural integration, economic integration, okay. So we are looking at developing interconnectivity between northeast region and rest of the Indo-Pacific region as a part of larger Indo-Pacific group. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो द फोकस इज ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन, खास करके मणिपुर। नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे दैट 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, सो द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर विच इज सिक्किम। नाउ यहाँ पे इफ यू विल सी रिसेंटली कुछ पॉलिसी कन्वर्सेशंस हुए हैं विच हैव फोकस्ड ऑन लोकल इश्यूज। सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इम्फाल में पॉलिसी कन्वर्सेशंस हुआ विच इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर, ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल सी दैट द मोर फोकस वाज ऑन पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेक होल्डर्स एट द ग्राउंड लेवल, मतलब लोकल इश्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस था। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव दे वर होस्टेड बाय एशियन कॉन्फ्लुएंस विच इज़ अ थिंक टैंक लीडिंग इन स्टडी ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट। It was the first in partnership with Ministry of External Affairs and Manipur University, and second had the United States Consulate General in Kolkata as the partner. Now, if you will see certain challenges of Northeast region, so certain challenges which official perspective says are smuggling, drug trafficking, transnational border crime, insurgent activity, and influx of refugees from Myanmar, which are the non-traditional threats in Northeast region. Now these are the things which needs to be addressed to accelerate the pace of development in northeast region, which is very necessary. उसमें फिर चाइना का भी एक फैक्टर है कि चाइना इज अ कांस्टेंट प्लेयर बिहाइंड दिस ऑल दिस एक्टिविटीज, ओके, एंड दिस हैज ब्रॉट असम राइफल्स टू फॉर स्ट्रिक्ट विजिलेंस एंड एक्शन इन दिस region. The next is economic development. So Northeast is on the right path to concentrate on economic development because many people feel that the security situation over there has improved. यहाँ पे ऑथर जो है वो जो खास करके जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है मणिपुर का। सो मणिपुर जैसा कि हम जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम। सो मणिपुर को हम प्रमोट कर सकते हैं एज द डेवलपमेंट फॉर हब फॉर मेडिकल टूरिज्म फॉर अदर इंडियन स्टेट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज सच एज म्यांमार। देन अब डेवलपमेंट के लिए वी रिक्वायर इन्वेस्टमेंट बट बोथ बाय इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज वेल एज बेटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज कल्चरल कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पे वी कैन फोकस ऑन कल्चरल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कोऑपरेशन, educational exchange, tourism and trade. These are the new frontiers which can develop the integration among Northeast region and Indo-Pacific region. The next is कि और कैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन को बेनिफिट हो सकता है। तो सी हियर द ग्रोइंग सिग्निफिकेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन परमिएट्स द थिंकिंग ऑफ स्कॉलर्स
ठीक है. इसका द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक सीम्स डिस्टेंट बट द मोमेंट इट इज परसीव्ड एज द आउटर सर्कल ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड इट्स इक्वलेंट्स एज इट कम्स क्लोजर टू होम. तो यहाँ पे एक फोकस ये है कि BIMSTEC is one of the platform which can be leveraged for the development of northeast region. Okay, then second is when India is implementing its Indo-Pacific strategy. Okay, voices from northeast and eastern India must also be heard. So here the author is saying that now that the time has come that India should look beyond look east and act east policy and should think and relate east, especially within our own country. So lookist और actist policy क्या है? So lookist and actist policy, this is India's policy related to ASEAN countries, Association for Southeast Asian nations. So after the liberalization, privatization, and globalization, India initiated lookist policy, which was later upgraded to act east policy in 2014. So lookist policy जो है, it primarily focused on economic relation with ASEAN. Now, Act East policy, it focuses on economic, defense and security and strategic partnership with Asian countries. The next is about मनरेगा. यहाँ पे जो फुल फॉर्म है मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. दैट इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग 100 days ऑफ वर्क फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स इन रूरल एरिया. तो यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम है वहाँ पे है मेड्स का. Now who are mates? Mates जो फ्रंट लाइन सुपरवाइजर होते हैं मनरेगा के प्रोग्राम्स के, उनको कहते हैं mates. इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है मनरेगा के अंदर, दे आर लाइक सेमी स्किल्ड वर्कर्स. ठीक है. अब मनरेगा में ये है कि जो वेजेस होते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स का, दैट हैव टू बी पेड विद इन 15 days एंड इफ देयर इज अ डिले देन सेंटर हैज टू कंपनसेट दैट. अब मेट्स जो हैं वो अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं है, दे आर सेमी स्किल्ड वर्कर्स. ओके. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि इनका वेज पेमेंट होने में काफ़ी डिले हो रहा है, कभी कभी साल भर लग जा रहा है. सो व्हाट दिस मेट्स आर डूइंग? सो द मेट्स दे आर रजिस्टरिंग देमसेल्फ एज अनस्किल्ड वर्कर्स टू गेट द वेजेस ऑन टाइम. जो डिफरेंस होता है वेज का अनस्किल्ड वर्कर्स और स्किल्ड वर्कर्स के बीच में, सेमी स्किल्ड वर्कर्स के बीच में, वो बहुत ही कम है. मतलब सेमी स्किल्ड का वेज ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट क्योंकि पेमेंट लैग बहुत ज़्यादा है, सो दे आर रजिस्टरिंग देमसेल्फ एज अनस्किल्ड वर्कर्स. Now to resolve this, the Ministry of Rural Development, which is the implementing Ministry of Manrega scheme, it has come up with the initiative to streamline the process by which the attendance and wages of the mates are recorded. Now, coming to international page, so this is one-liner news. B-21 Raider, which is Pentagon's new stealth bomber, debuted after 30 years. सो अमेरिका का जो न्यूएस्ट न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर है, ओके, विच इज़ द B-21 रेडर. इट इज़ द फर्स्ट न्यू अमेरिकन बॉम्बर एयरक्राफ्ट इन मोर देन 30 years. द नेक्स्ट इज US नेम्स अल कायदा यूनिट पाकिस्तान तालिबान एज टेररिस्ट. सो इन दिस इफ यू विल जस्ट सी दैट US हैज एडिड ए की एंटी पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, मिलिटेंट ग्रुप, एंड इट इज अल कायदा ब्रांच टू इट्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल टेररिस्ट. सो द मोमेंट दे आर लिस्टेड एज ग्लोबल टेररिस्ट, so sanctions are placed against these organizations and its members. Now both this group, they operate from Afghanistan, but they have hideout in Pakistan, former tribal regions in northwest and elsewhere. Now जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ठीक है ना, इसने अभी न्यू ऑफेंस लॉन्च किया है पाकिस्तान में आफ्टर इट एंडेड अ मंथ लॉन्ग सीज फायर विद पाकिस्तान. तो यहाँ पे है कि दैट नाउ पाकिस्तान अथॉरिटीज दे हैव टेकन एडिशनल मेजर्स एंड सिक्योरिटी, ओके, टू fight this terror groups. Now see who which are included over here. So the agency statement has said that the US is committed to use its counter-terrorism tools to counter the threat posed by terrorist group operating in Afghanistan, which includes Al-Qaeda in Indian subcontinent, Tehreek-e-Taliban Pakistan. Okay. सो यह हमने कल भी देखिए एक न्यूज़ पढ़ा था, उस न्यूज़ से इसको जोड़ के रखिए कि कल अफ़गानिस्तान के जो इंटेलिजेंस हेड थे उन्होंने कहा था कि दैट मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप इन पाकिस्तान दे आर शिफ्टिंग बेस इन अफगानिस्तान आफ्टर द तालिबान टेक ओवर, विच इज़ वन ऑफ द कंसर्निंग थिंग फॉर इंडिया ऑल्सो. द नेक्स्ट इज Saudi Arabia extends $3 billion deposit term to Pakistan. So Saudi Arabia has extended the term of $3 billion deposit to Pakistan's foreign reserve. So we already know that Pakistan is also facing its economic crisis, especially after the flood. So now Saudi Arabia
has extended the help to Pakistan. The next is relief in China as cities announce easing of some COVID measures. So we already know that there was protest in China against its zero COVID policy. जीरो कोविड पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। जब तक केस जीरो ना हो जाए तब तक वहाँ पे चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज नहीं होती है। सो देयर वर प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस zero COVID policy and strict measures. So now most of the cities have announced easing of some COVID measures in those cities. Now from economy, bank credit grew almost 17% in fortnight to November 18, RBI says. तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है it has grown by 16.96% or almost 17% for fortnight ended November 18. Okay. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे that the current fiscal has seen a steady rise in credit growth driven by a variety of reasons. So credit growth क्यों हुआ है? Because of economic growth and borrowers shift to banks from other credit substitutes amid rising interest rates. The next is India set to continue buying Russian oil. So यहाँ पे जो है हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन ने देखिए दे हैव एग्रीड अपॉन $60 a barrel price cap on Russian seaborne oil which comes into effect on December 5th. रशियन ऑयल के ऊपर G7 और यूरोपियन यूनियन ने प्राइस कैप लगाने की बात की थी। G7 ने पहले कहा था कि हम प्राइस कैप रखेंगे $40 से $60 के बीच में। सो नाउ यूरोपियन यूनियन हैज अनाउंस्ड द प्राइस कैप ऑफ $60 a barrel. Similar idea was also propounded during group of 7 nations. Okay, so the idea is to limit the funding for Russia's invasion of Ukraine while maintaining adequate oil supplies for the global market. तो यहाँ पे अब क्या है कि India, okay, it is not following the suit of the Western countries. So India has emerged as the largest buyer of Russian oil behind China. Okay, after the Western countries have imposed sanction on Russian oil. Now, about Vijay Hazare Trophy. So, Saurashtra again has won the Vijay Hazare Trophy. After 15 years. So, friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.